हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है। सो ऑलरेडी हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, एक है मनी और दूसरा पढ़ लिया बैंकिंग। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। ठीक है। पहले समझते हैं बजट क्या होता है। तो जनरली इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी अगर है और अगर वो बजट बना रहा है तो उसको हम क्या समझते हैं, मोर सेंसिबल या फाइनेंशियली क्या है, वो स्मार्ट पर्सन है। ठीक है। यानी वो क्या सोचता है कि मेरा इनकम कितना है और मैं उसमें से खर्च कितना करूंगा। ठीक है। ऐसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ने वाले हैं। मैक्रो लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है और लोकल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। ठीक है। और हम लोग लेकिन कौन सा स्टडी करने वाले हैं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको स्टडी करेंगे, जिसको यूनियन बजट भी कहा जाता है, 1 फरवरी को आता है। ठीक है। बजट है क्या? ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू, हम समझेंगे रेवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, आप फिलहाल ये समझ के चलिए तो कितने पैसे आ रहे हैं और कितना हमें खर्च करना है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो समझते होंगे, अकाउंटिंग ईयर, दोनों सेम ही होता है। ठीक है। सो तो हम ये बजट पढ़ने वाले हैं। एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, यानी बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, बजट जो भी बना हो उससे क्या हो, हमारे जीडीपी में राइज हो, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ लिया इंडियन इकोनॉमी में, यानी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसका मतलब हमारा जीडीपी भी राइज हो रहा है। सेकंड है, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट शायद आपकी किताब में दिया होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने दोनों को कंबाइन एक ही जगह कर दिया है, समझते हैं। यानी हमको रीएलोकेट करना है अपने रिसोर्सेज को, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज है या गवर्नमेंट कंपनीज है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सिर्फ सोशल वेलफेयर करे। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, वो सिर्फ सोशल वेलफेयर करती हैं जिसकी वजह से वो लॉसेज में चल जाती है, तो लॉसेज में भी आपको नहीं जाना है। ठीक है ना। गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए अपने बजट में खादी प्रोडक्ट्स को, और उस पर आपको क्या देना चाहिए, टैक्स रिबेट। रिबेट क्या होता है, छूट। ठीक है ना, टैक्स में आपको छूट देनी है। और डिस्करेज किसको करना है, जैसे लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, इस पे आप हाई टैक्स लगाइए। हाई टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, हो सकता है लोग उन चीजों को छोड़ने की कोशिश करें क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। थर्ड क्या है, आपको हाई टैक्स लगाना चाहिए हाई इनकम ग्रुप पे, और लो टैक्स लगाना चाहिए, एग्जम्पशन देना चाहिए, छूट देनी चाहिए किसमें, लो इनकम ग्रुप पे, जिससे क्या हो, इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है। जिसके हम बोलते हैं दोनों के बीच में डिवाइड का जो गैप है ना वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो जाए। तो आपको ये करना होगा, हायर जो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उस पर हाई टैक्स लगाइए, और जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उस पर कम टैक्स लगाइए, या हो सकता है तो बहुत हद तक आप उसको एग्जम्पशन दीजिए। ठीक है। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट को और क्या बजट्स में रखना चाहिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनकी वैकेंसीज वगैरह निकालना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब्स जो वो प्रोवाइड कराते हैं, लाइक यूपीएससी, आर्मी, बैंक पीओ, ये सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनको करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेलवेज हो गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन। मैंने आपको बताया था, देखो प्राइसेस में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो ये चलता है, लार्ज स्केल, अब कोई 10 रुपए की चीज अगर 100 रुपए हो जाए तो वो ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिए। उसके क्या रीजन है वो कभी हम समझेंगे डिटेलिंग में, अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी के लिए कभी सही नहीं होते, थोड़ा ऊपर नीचे जो प्राइसेस होते हैं वो चलता है। ठीक है। तो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए जिसके कारण काफी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बढ़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। ना डिफ्लेशन इकोनॉमी में होनी चाहिए ना इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, हमारे कंट्री में भी इन्फ्लेशन है लेकिन ज्यादा नहीं है, 5-7% है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी गवर्नमेंट जो कंपनीज है, पीएसयू। ठीक है। तो ये क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉसेज में चल जाएं। आप जानते हैं रेलवेज हमेशा लॉसेज में रहती है, बीएसएनएल, तो लॉसेज में आप मत रहिए। ठीक है। आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट अर्न कीजिए, तभी तो आप उस कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी को भी आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। रेगुलर आप लॉसेज बियर करते रहिएगा तो गवर्नमेंट कंपनी कब तक चलेगी। ठीक है। कब तक सरकार उसमें पैसा लगाते रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो एक होता है कैपिटल बजट और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीजें आ गई, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में आ गया कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे। फर्स्ट समझते हैं
बजट रिसीट क्या होता है। ठीक है, पहले आप ये वर्ड याद रखिए, रिसीट वर्ड जहां लिखा हुआ है यानी रिसीव आप कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखा है मैंने, एस्टिमेटेड मनी रिसीव, यानी मनी आपको, यानी गवर्नमेंट आपको, मतलब यहां गवर्नमेंट को पैसा कितना रिसीव हो रहा है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, बजट रिसीट। अब देखो मैंने यहाँ पे अलग तरीके से चीजों को बताया, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इसको आप ऐसे समझ के चलो, मैं थोड़ा साइड में आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं से लोन ले लिया, क्या कर लिया, लोन ले लिया। तो गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से लोन लेगी तो उसके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो पैसा तो आ रहा है। और हमने भी क्या पढ़ा है कि एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड, मनी कहां कहां से गवर्नमेंट के पास रिसीव हो रहा है। तो पहला हमने बोल दिया कि सर लोन लेगा तो क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा। तो इससे क्या होती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो समझ लें। लायबिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपको उसको रिपे करना है। लायबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसको पे बैक करना है, इसलिए आपकी क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा, अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट का कोई एसेट है, मान लीजिए रेलवे ही है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, रेलवे है, ये गवर्नमेंट का अपना एसेट है, संपत्ति है। अगर इसको मैं सेल कर दूं, बेच दूं, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा एसेट्स का जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एसेट्स का वैल्यू ठीक है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, मैंने क्या किया, अपनी कोई चीज थी उसको बेच दिया, बेच देने के बाद मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो ये दो जगह से क्या हो गया, पैसा आ गया। अब जो कॉमर्स के बच्चे हैं खास तौर पे, उन्होंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट। ये एक फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा होगा। तो इसी से मैं, ये एक ट्रिक है बस याद रखने के लिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी एल वर्ड का यूज हो रहा है, ए वर्ड का यूज हो रहा है, किसका वर्ड यूज नहीं हो रहा है, सी वर्ड का यूज नहीं हो रहा है। तो यानी कि जिसमें लाइबिलिटी बढ़े और एसेट्स घटे उसको हम बोल देंगे, ये सी वर्ड का यूज करेंगे। सी फॉर कैपिटल होता है तो इसका नाम दे देंगे कैपिटल, और पैसा रिसीव हो रहा है इसलिए कैपिटल रिसीट नाम हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत, देख लीजिए इसको, इधर मैंने बनाया है अच्छे तरीके से। यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया, लोन लिया तो उसकी क्या हुई, लाइबिलिटी बढ़ी, ठीक है। एसेट्स को उसने क्या किया, बेच दिया, बेच दिया तो उसका क्या हुआ, एसेट्स का वैल्यू घट गया। यानी लाइबिलिटी बढ़े और एसेट्स घटे उसको हम क्या बोल देंगे, एल वर्ड और ए वर्ड का यूज हो गया, बच गया सी वर्ड, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। ठीक है, याद रहेगा। अब जैसे बचपन में आपने बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े थे, जिसमें जैसे बचपन में आपने शायद पढ़ा हो, 11th आपका बचपन है, कॉमर्स चाहे आर्ट्स, तो मान लीजिए आपने उसमें पढ़ा कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट नहीं अर्न होता है। ऐसे आप ना लगा के जो बोलते हैं, तो इसमें भी ना लगा के बस बोल दीजिएगा और आपका सेकंड पार्ट जिसको आप रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइबिलिटी यहां क्रिएट हो रही है तो मैं बोल दिया नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, यानी जिसके वजह से लाइबिलिटी क्रिएट ना हो। दूसरा यहां था एसेट्स का रिडक्शन, नॉर क्रिएट एनी रिडक्शन इन एसेट्स, यानी एसेट्स में रिडक्शन नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, रेवेन्यू वर्ड से क्या याद रखोगे, रेगुलर या रेकरिंग, यानी ये रेगुलर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है टैक्स रिसीट, टैक्स से पैसा आता है, एक होता है नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, इसको समझते हैं, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है। पहला देखिए टैक्स रिसीट, सम टोटल ऑफ रिसीट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू जो पैसा आ रहा है। और ये क्या है, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट पढ़ना, बाद में कैपिटल रिसीट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जामिनेशन में क्या आता है पहले ही जान लीजिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, यानी जो ये पॉइंट्स, अभी नहीं कुछ देर के बाद जब आप पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इसको आप क्या कहिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, या क्या, ये चार ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये पूरा टॉपिक जो पढ़िएगा अभी आप, ये एमसीक्यू पर्पज से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किससे पैसा आ रहा है, टैक्सेस से पैसा आ रहा है या अदर ड्यूटीज से। कुछ कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे टर्म्स है, वो समझ लेते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, इसको बोल देते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। तो याद रखिएगा हमारे कंट्री में भी क्या है, इनकम टैक्स कैसा है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपका टैक्स भी बढ़ता है। दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है कि रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी
आप जैसे जाते हैं होटल वगैरह में खाने के लिए, आप 500 रुपये का खाओ या 5 रुपये का खाओ, टैक्स क्या लगेगा? 5% लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेग्रेसिव टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स, बहुत लोग बच्चे जो मजाक में बोल देते हैं जो टैक्स डायरेक्टली लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं, जो टैक्स इनडायरेक्टली लगता है उसको इनडायरेक्टली टैक्स बोल देता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल जो डेफिनेशन कहता है वो कहता है कि एक्चुअल बर्डन इज ऑन सेम पर्सन हु इट लेवाइड, यानी कि इसका मतलब ऐसे समझो, यानी जिस पे ये टैक्स लगा है ना वही ये टैक्स पे कर सकता है, कोई और नहीं। यानी इसका बर्डन जो है ना वो ट्रांसफरेबल नहीं है। क्या है? इसका जो जिस पर लगा उसको ही देना है, बर्डन नॉट ट्रांसफरेबल। अच्छा, टैक्स को बर्डन ही कहा जाता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड टैक्स को क्या कहा जाता है? बर्डन, क्योंकि वो आपको पे करना है, ठीक है ना। सो बर्डन क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें मेरे नोट्स में देखिएगा कुछ स्टार मार्क होगा, यानी वो सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इनकम टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स समझ लीजिए, इनकम टैक्स आपके इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो आपके प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। जो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है, और एक हद से ज्यादा प्रॉफिट जब अर्न करती है तो उस पर वो कुछ टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट है फिर इंटरेस्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स था लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया, देखो मैंने यहाँ क्रॉस का साइन बनाया, 2015-16 में उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स जो ये कोई कैपिटल वगैरह आप रखते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सेम चीज की जो एक्चुअल बर्डन है इज लाई ऑन डिफरेंट पर्सन, और इसका बर्डन क्या है? ट्रांसफरेबल भी है, ठीक है ना। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है वो कोई भी पे कर सकता है, सब केसेस में नहीं लेकिन मेनी केसेस में, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। और ये किस पे लगेगा? ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई मूवी देखने चला गया, ठीक है। अब उसका जो टिकट है, मान लो मैं हूं, मेरा फ्रेंड है, उसका टिकट का पैसा किसने पे किया? मैंने पे किया। यानी उसका जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, जो कि अब जीएसटी हो गया है, हर चीज में जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी कौन पे किया? मैंने पे किया, ठीक है। तो याद रखिएगा जीएसटी हो गया सेस। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत है, तो सबको मिला के क्या कर दिया गया? जीएसटी बना दिया गया। सेकंड है नन टैक्स रिसीव्ड। अब इसी के ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रॉफिट एंड डिविडेंड क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल रिसीट होगा, कैपिटल। मैं इसका एक और अच्छा ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिसीट, यानी कि ऑल रिसीट, यानी वही जो पैसा रिसीव हो रहा है अदर देन दोज ऑफ टैक्स, यानी टैक्स रिसीट को छोड़ने के बाद जो भी पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है वो सब किस में आ गया? नॉन टैक्स रिसीट में। फर्स्ट क्या है? इंटरेस्ट। मान लो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, उस पर उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉन टैक्स रिसीट। दूसरा क्या हो गया? प्रॉफिट एंड डिविडेंड। बहुत गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत जगह पैसा लगा देती है अपना, और उनके खुद भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उससे उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और जैसे वो इन्वेस्ट करती है अदर कंपनीज में, तो उससे भी उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है या डिविडेंड। साल भर अगर आप शेयर्स को होल्ड करके रखोगे तो आपको कंपनीज क्या देती हैं? डिविडेंड देती हैं। थर्ड है फीस। गवर्नमेंट चार्ज करती है वेरियस सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कोर्ट फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, इंपोर्ट फीस हो गया, ठीक है। तो वो भी गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे सर्विसेज देने के बदले आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट। नेक्स्ट इज लाइसेंस फी। गवर्नमेंट ग्रांट करती है आपको बहुत सारी परमिशंस, लाइक गन कीपिंग का, ये जो व्हीकल्स का आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उसके लिए भी क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। फाइन्स एंड पेनल्टी। मान लीजिए आपने कोई लॉ ब्रेक कर दिया, जैसे रेड लाइट से जंप, हेलमेट आपने नहीं पहन रखा है, तो उससे भी क्या होता है? जो फाइन वगैरह कटता है वो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो भी क्या हो गया? रिसीट हो गया। कैसा रिसीट? नॉन टैक्स रिसीट। नेक्स्ट है स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मतलब, यानी मान लीजिए कोई पर्सन थे, 2 पर्सन थे, ठीक है, मदर फादर, इनका कोई वारिसी नहीं है। वारिसी नहीं है तो अब जिनका इनका जो भी एसेट्स होगा ना वो किसके पास चला जाएगा? अगर वो कहीं वसीयत में लिख के नहीं जा रहे हैं तो वो एसेट्स क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का हो जाएगा। ये जो पार्टीशन भी हुआ था पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान से, मतलब पंजाब से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गए थे, तो उनके जो यहाँ प्रॉपर्टीज बहुत सारे थे वो सब किसके हो गए? गवर्नमेंट के हो गए थे, ठीक है। उसमें भी कुछ लॉज वगैरह हैं, लेकिन वो सब अभी यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है। कभी आप पूछेंगे या हिस्ट्रीज वगैरह पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट है फॉरफीचर। फॉरफीचर कॉमर्स के बच्चे तो पढ़ते ही हैं। तो पेनल्टीज लगती है इम्पोज बाय कोर्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुर्की जब्ती। या समटाइम्स जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं उन्होंने कुछ ऐसा
एक्ट किया है तो उनका जो पूरा प्रॉपर्टी होता है उसको जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो वही फॉरफीचर होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स ठीक से नहीं माने। नेक्स्ट है डोनेशन। अब गवर्नमेंट को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है, गवर्नमेंट को जो मिलता है, यानी बहुत सारी फॉरेन जो कंट्रीज होती है वो डोनेट कर देती है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, इसके लिए वो जो डोनेट कर देती है पैसा, तो वो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, क्या हो गया, नॉन टैक्स रिसीट। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, 2G का 4G का जो ये ठेका मिलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है, इससे भी गवर्नमेंट को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टैक्स रिसीट। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, ये लिया जा भी सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी जैसे पेमेंट मेड बाय द ऑनर्स बाय दोस प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज हैज अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी। यानी मान लो मैंने यहाँ पे, अच्छा खास बात क्या है ना, ये एग्जांपल मैंने 2019 में मतलब अपने नोट्स में डाला था, और देखो बिहार में अब मेट्रो भी बन रहा है, तो मान लीजिए मेट्रो बना, मेट्रो बनने की वजह से क्या होगा, मेट्रो बनने की वजह से जो उसके आसपास के एरियाज है ना, उनका बिजनेस काफी हाई फाई हो जाएगा, उन्हें बहुत गेन होगा, उनकी प्रॉपर्टीज काफी महंगी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कर सकती है, डेवलपमेंट के नाम से आपसे कुछ चार्ज कर सकती है, कुछ पैसे चार्ज कर सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट, इसका हमने पढ़ लिया था, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, अभी ऊपर मैंने पढ़ा है क्या होता है, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या एसेट्स में क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। तो आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम बोल दिए कैपिटल रिसीट। नॉन रेकरिंग होता है, यानी रेगुलर ये नहीं आएगा, इसलिए रेवेन्यू हमने रिसीप्ट जब पढ़ा तो क्या है, रेगुलर इन नेचर है, टैक्स उसको हमेशा जा रहे हैं, बार बार कोई फाइन करवा रहा होगा, बार बार कोई डीएल बनवा रहा होगा, तो गवर्नमेंट को उसका रेगुलर पैसा जा रहा है, लेकिन ये रेगुलर इन नेचर नहीं होता है, ठीक है, या नॉन रूटीन इन नेचर होता है। फर्स्ट है बोरोइंग, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया कहीं से फंड, ठीक है, मान लीजिए ओपन मार्केट से, आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो फिर वही बात है, आपने क्या किया है, पैसा लिया है, पैसा मांगा है, गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ गया, लेकिन उससे क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ी है, यानी गवर्नमेंट को आज ना कल वो पैसा पे करना है, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन। अब ये मुझे कॉमर्स के बच्चे बताएंगे कि रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है तो कैसे एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बैलेंस शीट में, डेटर का। तो जब आपको मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए थे, वो पैसा आने लगा, तो डेटर को आप एसेट्स में ही रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए उसने 50,000 रुपए चुका दिए, तो अब कितना पैसा आपका बचा है, अब उस डेटर के पास, यानी जिस आदमी को आपने पैसे दिए थे, अब तो 85,000 लेना बाकी है ना, तो एसेट्स आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एसेट्स का भी रिडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट बोलते हैं। थर्ड इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन आप लोग बताएंगे, मैंने पढ़ाया है आपको, क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जब आप क्या करते हैं, कुछ पार्ट उसके जब आप क्या करते हैं, सेल कर दे, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है कोई 100%, इसमें से मैंने 20% क्या कर दिया, सेल कर दिया किसी प्राइवेट आदमी को, मान लो मैंने अंबानी को सेल कर दिया है, रेलवे कंपनी थी, उसका 20% हिस्सा मैंने किसको सेल कर दिया, अंबानी को सेल कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर इसका 51% अगर मैंने जैसे ही दे दिया ना, तो यानी ये कंपनी क्या कहलाएगी, प्राइवेटाइज कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो यहां पे भी एसेट्स का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज स्मॉल सेविंग्स, तो ये पोस्ट ऑफिस फंड्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इससे फंड्स रेस करती है, जैसे आपका एनएससी हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है, ये सब सोशल वेलफेयर के लिए करती है, और गवर्नमेंट को फिर पे बैक करना पड़ता है, ठीक है, तो पे बैक करना पड़ रहा है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, आप इसके बारे में थोड़ा विकिपीडिया पे डाल के आप एक बार पढ़ के आएंगे, ठीक है ना, कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, 2 पार्ट खत्म हो गया, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर फिर से बता दे रहा हूं, 2 में बांट दिया हमने, सीआर और आरआर। आरआर में 2 चीजें हो गई, एक हो गया टैक्स से जो पैसा आ रहा है, और एक जो नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है। सीआर में क्या पढ़ लिया, जिससे भैया लाइबिलिटी बढ़े मेरा या एसेट रिड्यूस होगा, उसको हम बोल देंगे कैपिटल रिसीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ठीक है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट हेड, यानी वही डिफरेंट सोर्सेज में आप कहां कहां खर्चा कर रहे हैं ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे, बजट एक्सपेंडिचर। तो अगेन मान लीजिए
मैंने क्या किया था, लोन कहीं से लिया था, अब वो मैं लोन को क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं। लोन को जैसे ही पे करूंगा मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? देखो लोन ले रहे थे आप तो लायबिलिटी बढ़ रही थी आपकी, लोन को आप सेटल डाउन कर रहे हो तो लायबिलिटी यानी अपना जो बर्डन था, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यानी कि लायबिलिटी जब डिक्रीज हो और जब आप एसेट्स को खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसेट्स को खर्चा कर, जैसे मान लीजिए मुझे फ्लाईओवर बनाना है पटना में, तो ये क्या किया मैंने, खर्चा तो किया, लेकिन फ्लाईओवर बन रहा है तो उससे मेरा एसेट्स क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक संपत्ति, गवर्नमेंट की संपत्ति तो क्रिएट हो रही है। तो एसेट्स जब क्रिएट हो, परचेज मैंने एसेट्स को किया यानी एसेट्स क्रिएट हो रहा है, तो यानी लायबिलिटी जब घटे और एसेट्स जब बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी ओर चले, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी पे खर्चा करती है, स्कॉलरशिप पे करती है, ओल्ड, अब मान लो ओल्ड एज जो पेंशन में दे रहा हूं उससे गवर्नमेंट को तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा हो रहा है क्या गवर्नमेंट को? कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है? नहीं। क्या उन, रहने दीजिए, इतना ही जानिए। तो नाइदर, अब फिर वही ना करके इस बात को हमें लिख देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी लायबिलिटी यहाँ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो पहले मान लीजिए एसेट्स का लिख दिया, यहाँ एसेट्स क्रिएट हो रहा है तो नाइदर क्रिएट एनी एसेट, इससे कोई एसेट्स क्रिएट ना हो, नॉर काउजेज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी, और ना ही लायबिलिटी घटे। यहाँ लायबिलिटी क्या था, घट रहा था, तो यहाँ पे हमने ना करके उसी बात को बोला है कि लायबिलिटी घटनी नहीं चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोल देंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं कि रेवेन्यू, अब याद रखिएगा मैंने आपको बोल दिया है, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछ लिया कि आप पेंशन पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेंशन का पेमेंट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए में दे देगा रेवेन्यू रिसीट है, बी में दे देगा कैपिटल रिसीट है, सी में दे देगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या डी में दे देगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो याद रखिएगा जितना भी ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, गारंटीड पूछा जाएगा। ऐसे मेरे जो नोट्स होंगे ना, हैंड रिटन नोट्स, उसमें मार्क किया होगा, स्टार मार्क जैसा कुछ बनाया होगा, यानी वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट, ठीक है, यानी यहां लिख दिया है मैंने, दे रहा है लोन पे, ठीक है ना, यानी इंटरेस्ट पे, सॉरी लोन पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट को पे किया जा रहा है, पे किया जा रहा है यानी एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन, याद रखिएगा ये सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। डिफेंस का कोई सामान बनाओगे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दोगे तो क्या हो जाएगा, एसेट्स का क्रिएशन हो जाएगा, एसेट्स आपका बन जाएगा। एसेट्स बनना नहीं चाहिए, एसेट जैसे ही बनेगा वो कैसा खर्चा हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो इधर नीचे का पार्ट हो जाएगा। तो सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैक्स से। अब आप ये मेरे को कमेंट कीजिएगा कि कलेक्ट जब एसेट्स कलेक्ट जब हम टैक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए अभी हमने पढ़ा है टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। तो टैक्स रिसीट है यानी कि रेवेन्यू रिसीट कहलाता है वो, ठीक है। टैक्स रिसीट या नॉन टैक्स को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। तो ये पैसा आ रहा है लेकिन हम खर्चा किस चीज पे कर रहे हैं, कलेक्शन पे, यानी टैक्स कलेक्ट करने में जो हमको खर्चा लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, वेरियस तरह की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो वो भी क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी पढ़ा हमने, लायबिलिटी घटे और एसेट्स का क्या हो, क्रिएशन हो, उसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या कर रहे हैं आप, लोन टू स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एसेट्स क्रिएट हो रहा है ना। अब कोई पूछेगा सर एसेट्स क्यों क्रिएट हो रहा है, मैंने किसी को पैसे, मैंने मान लो आप ही लोगों में से किसी बच्चे को 2 लाख रुपए दे दिए, क्या वो 2 लाख रुपए मुझे कल मिलेंगे ना? अब ये मत करना कि देना ही मत। नॉर्मली देखा जाए, मान लो किसी स्टेट को मैंने पैसा दिया है, तुम लोगों को नहीं दिया है, स्टेट को पैसा दिया है, तो वो क्या होगा, वो पैसा मुझे कल या परसों या कुछ दिन के बाद क्या है, वो मिलने ही वाला है। तो मेरे लिए वो क्या है, एसेट्स ही है, ठीक। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ मेट्रो, फ्लाईओवर, स्कूल बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब बना रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग लोन, यानी लोन को मैं अब पे कर रहा हूं, जो मैंने लोन 2 लाख का लिया था उसको पे बैक कर रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो बर्डन था वो धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, पढ़ा होगा आपने, फर्नीचर एसेट्स में आता है, तो एसेट्स का क्रिएशन है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और परचेज ऑफ लैंड, लैंड खरीद रहे हो, एसेट्स का क्रिएशन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है।
तो ये चार जो आपने पढ़ा ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, इन चारों टॉपिक से क्या आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बजट। फर्स्ट है बैलेंस बजट, यानी इसमें क्या हो, रिसीट यानी जो पैसा आपको आ रहा है और जो आप खर्चा कर रहे हैं वो बराबर हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट किसी भी, सोचो कोई देश ऐसा होगा जिसके पास जितने पैसे हैं उतने ही खर्चे किए हों उन्होंने, तो बैलेंस बजट तो कभी होता है नहीं। होता क्या है, अनबैलेंस बजट, यानी कि वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो दो ऑप्शन क्रिएट होंगे। फर्स्ट है, या तो आपका बजट सरप्लस है, यानी आपको पैसा ज्यादा आया और आपने खर्चा कम किया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको पैसा कम आया और आपने खर्चा ज्यादा कर दिया। तो अधिकतर क्या होता है, डेफिसिट होता है बजट में। मेजॉरिटी कंट्रीज में आप देखेंगे तो क्या होगा, बजट डेफिसिट में रहेगा। तो इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होगा फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी मैं बोल रहा हूं आपने सब्सिडी, ये एग्जांपल के लिए ब्रैकेट में डाला है, यानी आपने स्कॉलरशिप ज्यादा दे दिया, आपने सब्सिडी ज्यादा दे रखी है, किससे, आरआर से, यानी जो पैसा आपको रिसीव टैक्स से हो रहा है, यानी टैक्स से 10 रुपया हो रहा है और खर्चा आप 20 रुपया कर रहे हैं, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। एक फाइनेंशियल ईयर में तो क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। आर ई माइनस आर आर, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए ये ज्यादा, यानी आपका आरडी ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या होगा, इसके दो ऑप्शन है, इसको ठीक करने के क्या है, दो ऑप्शन है। या तो आप रिसीट बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स से ज्यादा पैसा आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो या तो अपने खर्चे कम कर दो, खर्चे यानी स्कॉलरशिप सब्सिडी जो आप दे रहे हो वो क्या कर दो, कम कर दो, तो आपका ये जो डेफिसिट है रेवेन्यू वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सेकेंड है जो कि डेंजरस भी है काफी, कंट्री इकोनॉमी किसी के लिए भी, फिजिकल डेफिसिट। अब यहां मैंने एक वर्ड लिखा है टीई, आप बोलोगे सर टीई क्या है, यह है टोटल एक्सपेंडिचर। क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर किस पे, टोटल रिसीट पे, यानी टोटल जो आपको पैसा आ रहा है और टोटल आप जो खर्चा कर रहे हैं, यानी आपका खर्चा ज्यादा है किससे, टोटल रिसीट से। अब याद रखोगे टोटल वर्ड आ गया तो दो वर्ड इसमें आ जाएगा, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया तो यहां दो चीजें आ जाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए इसका और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, मैंने नीचे दे रखा है। एफडी यानी फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टीई माइनस टीआर। अच्छा, बोरोइंग को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है कि गवर्नमेंट ने कितना लोन ले रखा है। ठीक है ना, इससे क्या पता चलता है, गवर्नमेंट ने कितना लोन ले रखा है बाहर से, ठीक है, या कहीं से भी। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन, यानी एफडी आपका ज्यादा है या एफडी आपके बजट में शो कर रहा है, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे वो देखते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ एफडी। फर्स्ट है डेट ट्रैप, अगर आपका एफडी ज्यादा शो कर रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। कैसे, वो देखिए। बोरोइंग, आपने बोरोइंग, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हम क्या करके, देखो फॉर्मूला यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, टी माइनस टी आर और ब्रैकेट में क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो यहाँ पता चल रहा है कि आपने बोरोइंग बाहर से कितनी ले रखी है। ठीक है, तो मान लीजिए, मान के चलिए, इसको मैं नंबर्स में शो करने के लिए कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपया ले रखा है, तो 10 करोड़ कहीं से लोन ले रखा है, इंटरेस्ट तो देना होगा ना, क्या करना होगा, इंटरेस्ट तो देना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट जितना ज्यादा आप भर रहे हैं लोन पे, वो किस में शो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। इसको देख लीजिए एक बार, मैं दिखा दे रहा हूं, अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा है। ये देखिए इंटरेस्ट, ये देखिए यहां मैं मार्क कर रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा है लोन पे। ठीक है, तो आ जाइए वापस, तो पता क्या चल रहा है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही, 10 करोड़ का लोन तो है ही, लेकिन आप लोन पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, उससे आपका क्या हो रहा है, आरई बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है आप कर्ज के कितने जाल में फंसे हुए हैं। दूसरा है इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो कर लेती है आरबीआई से, आरबीआई क्या करते हैं, न्यू करेंसी प्रिंट कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर वही कॉन्सेप्ट याद कीजिए, पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट खत्म होगा, प्रोडक्ट खत्म होगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ये स्टोरी याद रखना। थर्ड इज फॉरेन डिपेंडेंस। आप खुद बताइए, जैसे मान लीजिए मैं ए हूं, मैंने किसी बी से पैसा मांगा,
1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये मान लो मेरे फैमिली के बारे में कुछ बोल रहा है, या मेरे फैमिली में दखल अंदाजी कर रहा है, या मुझे कभी डांट दे रहा है, मैं कभी बोल पाऊंगा इसको? नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? ये तुरंत बोलेगा मेरे पैसे लौटा दे तू। तो उसी तरीके से फॉरेन डिपेंडेंसी क्या होती है, आप फॉरेन से कहीं लोन ले लिए, अब वो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में वो कुछ बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो आपको ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी उससे क्या कर रखा है, बोरो ज्यादा कर रखा है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि आपकी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे कितनी है। नेक्स्ट इज हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। बोरोइंग तो किसी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने या किसी ने बोरोइंग ले ली, लोन आपने ले लिया, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो फ्यूचर जनरेशन को झेलना पड़ रहा है। तो बोलोगे सर फ्यूचर जनरेशन को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? भैया इन्फ्लेशन तो आप ही फेस कर रहे हो ना, इन्फ्लेशन कौन फेस कर रहा है? यानी किसी और गवर्नमेंट ने लोन ले लिया और उसका जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है इकोनॉमी पे, वो तो आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चारों क्या है, इम्प्लीकेशन है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं किसके, एफडी के, इसको याद रखना है, अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पहला तो जो वहां पे भी दे दिया था मैंने, टीई माइनस टी आर। अब इसी को देखो मैंने बड़ा कर दिया। एक्सपेंडिचर में दो चीजें पढ़ी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, और बोरोइंग को क्या रखा है, बाहर रखा है। फिर है दूसरा तरीका, यानी सिर्फ रेवेन्यू वाली पार्ट को अलग कर दिया, कैपिटल वाले पार्ट को, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। फिर बोरोइंग को क्या कर दिया, बाहर रखा है। फिर क्या किया, आरडी को, यानी ये देखो ये फॉर्मूला किसका है, आरडी का है, तो आरडी इधर आ गया, और ये सेम चीज को यहाँ पे मैंने उतार दिया, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको आरडी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपने आरडी ले लिया और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट कर दिया, और बोरोइंग बाहर है। अच्छा याद रखिएगा, कभी एक क्वेश्चन ही है शायद आपकी किताब में दिया होगा कि उसमें एफडी दिया ही नहीं है, तो जो आप टोटल बोरोइंग होगी ना, उसी को क्या मान लोगे, फिजिकल डेफिसिट मान लोगे, ठीक है। तो दो टाइप हमने अभी पढ़ लिया है, फर्स्ट पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट आर ई माइनस आर आर, दूसरा पढ़ा फिजिकल डेफिसिट टी माइनस टी आर, और अब थर्ड हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट जो आपने निकाला है माइनस आईपी, यानी इंटरेस्ट पेमेंट आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट क्या, लोन पे कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इट शोज कि गवर्नमेंट ने कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है ना। इससे पता चल रहा है कि जो बोरोइंग्स आपने ले रखा है उस पर कितना इंटरेस्ट, कितना हैवी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, और कितना आप कर्ज के जाल में फंस चुके हो, ये पता चलता है प्राइमरी डेफिसिट से, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो कुछ देर पॉज करके एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिए। ऐसे मैं यहाँ शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। आर डी इक्वल टू क्या होगा, आर ई माइनस आर आर, एफ डी इक्वल टू क्या होगा, टीई माइनस टी आर, और थर्ड पर है पीडी, पीडी इक्वल टू क्या होगा, एफडी माइनस आईपी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग से सॉल्व हो रहा है, 1 मिनट के लिए वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहां लिख दिया मैंने, ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाइएगा आप लोग। सी आर मतलब कैपिटल रिसीट, आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आईपी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, आर आर मतलब रेवेन्यू रिसीट, सीई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, आरडी निकालने के लिए। तो आरडी निकालने के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, अभी आपने ऊपर लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सर, 100 दिया हुआ है। रेवेन्यू रिसीट्स आपको दिए हुए हैं, हाँ सर 80 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका निकल गया 20, ठीक है। ये सब नेक्स्ट है आपका एफडी, फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर ले लो, दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो 100 प्लस 110 माइनस रिसीट, दोनों दिया हुआ है, हाँ रेवेन्यू सॉरी यहाँ दिया है, रेवेन्यू रिसीट भी दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 110 प्लस रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं, 80 है, सॉरी रेवेन्यू रिसीट कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। ये रहा रेवेन्यू रिसीट। दूसरा क्या होता है, कैपिटल रिसीट, ये कितना है, 95 है, ठीक है। सो ये हो गया 210 87 175, तो ये कितना हो गया 35, ठीक है। थर्ड पूछा है आपको पीडी, यानी प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एफडी माइनस आईपी। एफडी आपको मिल गया अभी 35,
आईपी कितना दिया हुआ है आपको 10, देख लीजिए यहाँ पे आईपी दिया हुआ है 10, कितना हो गया ये आपका 25। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछा गया, समटाइम्स नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पेपर के लिए मैं आपको 3 चीजें बता दी हैं। एमसीक्यू वो 100%, जैसे हर चीज में प्रायोरिटी बेसिस पे बताऊंगा, जो फर्स्ट पे बोल रहा हूँ याद रखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पे मैंने बताया वो एमसीक्यू के लिए वो पूछा जाएगा, तो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। दूसरा, उसको मैं एक और तरीके से याद करने का ट्रिक बता दूंगा। सेकंड क्या हो गया आपका इम्प्लीकेशन ऑफ एफडी, लेकिन उससे सेकंड पे मैं रखूंगा यही क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और थर्ड पे आपका रहेगा क्या, आपको इम्प्लीकेशंस ऑफ एफडी, ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ एफडी ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं डिफरेंट टाइप्स ले लिया हूं क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग से सॉल्व होता है तो सॉल्व कीजिए। निकालना क्या क्या है, एफडी निकालना है और पीडी निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए आप लोग से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या निकालना है, आरडी निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लिया कीजिए, मैं यहां ऊपर से बना रहा हूं। आरडी इक्वल टू क्या होता है, आर ई माइनस आर आर, ठीक है। आरडी दिया हुआ है आर ई कितना दिया हुआ है आपका 70,000, आर आर कितना दिया हुआ है 50,000, कितना आ गया, सॉरी एक जीरो छूट गया, ये हो गया आपका 20,000, ठीक है। सेकंड क्या निकालने, एक सेकंड, अच्छा आरडी निकालने तो बोला ही नहीं गया था, एफडी निकालने बोला गया था, लेकिन निकालना पड़ेगा आरडी, क्यों, 25% ऑफ आरडी है क्या आईपी। तो अब हम आईपी यहां निकाल लेते हैं पहले। तो आईपी कितना हो जाएगा हमारा 25% ऑफ 20,000, 25/100, 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50, ये हो गया 5,000, ठीक है। तो आईपी हमारा निकल गया। अब निकालेंगे हम एफडी, ठीक है। तो एफडी का पढ़ा है हमने टी माइनस टी आर। तो कहीं टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा मैंने बोला था ना आपको कि याद रखिएगा, जब वो अगर आपको बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग है, जैसे यहां देखिए, मैं इसको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। क्या ये चारों चीजें दी हुई हैं, आर ई दिया हुआ है, आर आर दिया हुआ है, ठीक है। सीई का तो कोई पार्ट ही नहीं है, कैपिटल का कोई पार्ट देखिए नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हम तो एफडी निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि जब सिचुएशन ऐसी रहेगी तो आपको क्या मान लेना है, एफडी इक्वल टू बोरोइंग, क्या मान लेना है, एफडी इक्वल टू बोरोइंग। तो एफडी हमारा कितना, बोरोइंग कितना दिया है 15,000, तो हमारा एफडी कितना निकल गया 15,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या निकालना था हम लोगों को, पीडी, प्राइमरी डेफिसिट। तो पीडी का फॉर्मूला क्या है, एफडी माइनस आईपी। एफडी हमारा कितना है, अभी निकाला हमने 15,000, तो ये 15,000 हो गया। आईपी हमने अभी निकाला था 5,000, तो ये हो गया हमारा 5,000, कितना हो गया 10,000, ये हमारा हो गया पीडी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आप लोग थर्ड क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करके देखिए, वीडियो पॉज करके, हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर मैं इसे 1 सेकंड में बनाता हूं। चलिए तो फर्स्ट क्या दिया है, रेवेन्यू रिसीट निकालना है। रेवेन्यू रिसीट निकालना है तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर डी इक्वल टू क्या होता है, आर ई माइनस आर आर होता है। आर डी आपको दिया हुआ है कितना 12,000, आर ई दिया है, हाँ आर ई भी दिया हुआ है 20,000, आर आर नहीं दिया हुआ है, तो आपका आर आर निकल जाएगा, कितना हो गया 8,000, ठीक है। फर्स्ट चीज तो निकल गया। सेकंड निकालना है आपको क्या, एफ डी। तो एफ डी इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस टी आर। फिर आप देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, रेवेन्यू रिसीट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, या फिर आपको एक और, मैंने अगर एक और फॉर्मूला, पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला से बता देता हूँ। सी कितना दिया हुआ है 35,000 प्लस सी आर कितना दिया हुआ है 25,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट, देखिए रेवेन्यू रिसीट नहीं है, अच्छा रेवेन्यू रिसीट तो हमने निकाल लिया ना 8,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000,
तो कैलकुलेट कीजिए, 5 5 10 60,000 माइनस 28,000 कितना निकलेगा? 2, ठीक है 2 निकला, 5 में से 2 गया 3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 5 5 10, 3 2 5 6, ठीक है 8,000 आर निकला प्लस 20,000 28,000। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ठीक है इसको देखते हैं कुछ दिन, फिर पीडी निकालते हैं, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला मैं बताने वाला था। जैसे एक फॉर्मूला ये होता है एफ डी इक्वल टू आर डी प्लस सी माइनस सी आर, ठीक है। तो आर डी कितना दिया हुआ है? 12,000। सी कितना दिया हुआ है? 35,000 माइनस सी आर कितना दिया हुआ है? 25,000। देखिए ये नंबर वेरी कर रहा है, 22,000 लगता है हम लोग कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए। टी 35,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल, सॉरी देखिए यही गड़बड़ हुआ है। वही लग रहा है, दोनों दो मेथड होंगे अगर सॉल्व करने के, तो दोनों से आंसर तो सेम आना चाहिए ना। टोटल एक्सपेंडिचर में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 35। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 25 दिया है, ये सॉरी 20,000 दिया है। रेवेन्यू रिसीट कितना है? निकाला है हमने 8,000। सी आर कितना है? 25,000। अब देखते हैं, ये हो गया 55 ना, 55,000 माइनस 8 5 13 33, देखिए आ गया 22,000। तो देखिए मेथड आप कोई भी अप्लाई करिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो मैंने एफडी आपको दो तरीके से निकाल के बता दिया, ठीक है। दोनों में देखिए 22,000 आ रहा है। थर्ड हमको निकालना है क्या? पीडी। तो पीडी क्या होगा? एफडी माइनस आईपी। तो एफडी कितना दिया हुआ है? 22,000 अभी हमने निकाला, वो भी दो दो मेथड से, और आईपी कितना दिया हुआ है? 7,000। ये कितना हो गया? 15, ठीक है। देखिए आपको दिक्कत हो पहले ऐसे लिख लीजिए, मेरा भी यही कंफ्यूजन हुआ, इसको पहले ऐसे पूरा तोड़ के लिख लिया कीजिए, इससे वैल्यू देखने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल रिसीव्ड। अच्छा रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दूंगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अगर किताब में आपको ऐसे कुछ 30% ऑफ आरडी ऐसा करके कुछ दिया हुआ है ना, यानी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो अब देखिए इसको सॉल्व करके देखिए आपका आ रहा है या नहीं आंसर्स, फिर आप मैच कीजिएगा मेरे वाले से। तो फर्स्ट क्या करना होगा यार, ये देखिए 30% ऑफ आरडी दिया है तो आरडी निकालना होगा, ठीक है। तो पहले आरडी निकाल लेते हैं हम लोग। तो आरडी का फॉर्मूला क्या है? आर ई माइनस आर आर। आर ई दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 15,000। आर आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आर डी दिया हुआ है हमको, तो आर डी कितना दिया हुआ है? 8,000 माइनस आर आर। तो आर आर हमारा कितना निकल गया? 7,000, ठीक है। इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे? आईपी निकाल लेंगे। आईपी कितना दिया? 30% ऑफ आरडी, यानी 30/100 इंटू 7,000, 7 3 जा, सॉरी 7,000 थोड़ी होगा, आर आर का वैल्यू 7,000 है, आर डी तो हमारा 8,000 है ना, ठीक है। सो 2400, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया क्या? आईपी। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नन डेट क्रिएटिंग सीआर। तो कैपिटल रिसीट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं ए। सो यहां याद रखिएगा एक वर्ड गेम खेलने के लिए ही दिया गया है, टोटल रिसीट्स लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल रिसीट यानी इसमें दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग यानी बोरोइंग को छोड़ के दिया हुआ है। तो याद रखिए
ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए रिसीट्स जो है, रिसीट्स में हमने क्या पढ़ा, दो पढ़ा है, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, ये सीआर होगा, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट। इसी को तो हम बोल रहे हैं ना टोटल रिसीट। टोटल का मतलब क्या हुआ, सीआर और आरआर को प्लस कर दिया, तो सीआर हमको निकालना है। तो टोटल रिसीट से अगर मैं आरआर को माइनस कर दूं तो क्या मेरा कैपिटल रिसीट नहीं निकल जाएगा। तो टोटल रिसीट्स कितना दिया हुआ है, 20,000। आरआर कितना दिया हुआ है, निकाला है अभी हमने ऊपर 7,000, तो ये कितना हो गया 13,000। ठीक है। बी, अगर मुझको लगता है समझ में आ गया होगा, टोटल रिसीट्स का मतलब होता है कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट, है ना, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों। तो यहां आपको टोटल रिसीट दिया था, वो भी किसको, बोरोइंग को छोड़ के, यानी टोटल रिसीट है। टोटल में अगर हम आरआर माइनस कर देंगे तो हमको सीआर मिल जाएगा। ठीक है। बी चलते हैं, बी क्या बोला है, एफडी निकालने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, या नॉर्मल पहले उस तरीके से बना लेते हैं कि आरडी दिया हुआ है, आरडी का वैल्यू ले लेते हैं, आरडी प्लस सी निकाल लिए, सी दिया हुआ है 22,000, फिर सीआर माइनस कर देंगे, तो आरडी कितना दिया हुआ है 8,000, सी माइनस सीआर, तो सी भी कितना दिया हुआ है, सॉरी सी दिया हुआ है 22,000 आपको, सीआर हमने निकाला है अभी कितना 13,000, तो ये माइनस करेंगे तो 8,000 प्लस 9,000, ये कितना हो गया आपका 17,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, पीडी, प्राइमरी डेफिसिट, यानी एफडी माइनस आईपी। तो एफडी कितना निकला आपका 17,000, आईपी कितना दिया हुआ है, निकाला है हमने 2400, तो ये कितना हो गया आपका 6 और वो, तो ये हो गया आपका 14,600। ठीक है। आई थिंक एफडी को एक और तरीके से निकाला जा सकता है, देखता हूं मैं, निकल जाएगा शायद। एफडी इक्वल टू टी माइनस टीआर भी हो सकता है। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, आर ई प्लस सी करना होगा। आर ई का वैल्यू दिया हुआ है 15,000, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22,000। टोटल रिसीट्स हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 20,000, देख लीजिए यहाँ टोटल रिसीट्स एक बार में ही दिया हुआ है 20,000, तो माइनस 20,000 कर देंगे, यहाँ पे भी 20,000, तो माइनस 20,000, तो यहाँ 2,000 बच गया, ये कितना हो गया 17,000 हो गया। देखिए ये भी मैच कर गया ना, 17,000 ये और 17,000 ये, तो दोनों ही तरीके से हम एफडी भी निकाल सकते हैं। सो ये रहे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 3-4 मार्क्स के आते हैं। अगर इसमें भी आप लोगों की किताब में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप उसका फोटो क्लिक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो यहाँ आपका जो सारा चैप्टर था उसका हुआ द एंड। ठीक है। अच्छा मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, मेरा नाम धीरज हुआ। ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। ठीक है। कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आया, मान लीजिए किसी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज बस कर दीजिए। ठीक है। मैं उसे सॉल्व करूंगा। और देखिएगा एग्जाम जब तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे ना, मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो एक होता है ना बोर्ड के व्यू पॉइंट से, मैक्रो चाहे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक या केस स्टडीज जो मैं सॉल्व कराऊंगा, तो भी आपको समझ में आएगा कि टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में प्रायोरिटी बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है वो आप ध्यान रखिएगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। ठीक है ना। बाद बाकी मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाता है। ठीक है। सो कम से कम मैं बस इतना चाहूंगा कि आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है। जो सही लोग हैं, सही स्टूडेंट्स हैं, सही गलत तो कुछ होता नहीं, मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। ठीक है। कि सभी के पास थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन जाए। ठीक है ना। सो बाय, गुड नाइट। और आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है कि नहीं सर ये चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर
गवर्नमेंट बजट के बाद ये पढ़ा दीजिए, मेरे स्कूल में या कोचिंग में मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप मुझे यहाँ ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं उस चैप्टर पे। ऐसे मेरा नेक्स्ट प्लान है, गवर्नमेंट बजट पढ़ा दिया, अब मैं वो एडीएएस पढ़ाऊंगा, ठीक है। एडीएएस और साथ में वो इंडियन इकोनॉमी के 2-3 चैप्टर बच गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसे भी कंप्लीट ही कर दूं, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी का भी वो 1-2 चैप्टर ही बचा है, तो उसको भी सोच रहा हूँ कंप्लीट ही मैं कर दूं। ऐसे एडीएस का मैक्रो में अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो एडीएस आएगा, ठीक है ना। ये काफी लंबा वीडियो होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, मैं तीनों चैप्टर को एक चैप्टर समझता हूँ, एडी और एएस, ठीक है। तो इसके 2-3 पार्ट में वीडियोज होंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट मुझे लगता है 3 से 4 पार्ट हो जाएंगे वीडियोज के, ठीक है। तो आप चारों पार्ट्स को देखिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। एटलीस्ट मैं 3 डिवीजन तो जरूर करूंगा। तो 3 डिवीजन में मैं आपको बता दूंगा कि कितना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं फिर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मन लगा कर पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए।